से हमारे ज़माने में अगर हमेशा जैसे बोलते हैं ना बड़े बूढ़े लोग, क्योंकि हम जब छोटे थे तो फ़िल्मों का इतना इतना सारा चलन नहीं था जितना किताबों का था। हम लोग किताबें ही पढ़ के सारी दुनिया के बारे में जानते थे। लेकिन अब जैसे समय बदल रहा है तो फ़िल्में बहुत एक मज़बूत माध्यम है, हर तरह से सशक्त माध्यम जिसे कह सकते हैं। देखिए, जब हम डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म की बात करते हैं तो उसका जो सब्जेक्ट होता है या उसका जो टॉपिक होता है वो इटसेल्फ बहुत यूनिक होना चाहिए। दिस इज़ अ डिमांड व्हेन वी वर्क और वी मेक अ डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म। मुझे याद है हम लोग इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिस समय नूतन जी, जो कि हमारी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने लंच के दौरान हम लोग सब लोग खा रहे थे एक साथ और वो आके हमसे कहें कि सौरभ, हम इसके बाद एक और प्रोजेक्ट करना चाहते हैं विच इज़ लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर अस, जिसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व थी, खास करके मेरे पापा जी, मेरे पिताजी उस प्रोजेक्ट में काफ़ी डीपली इन्वॉल्व थे। और हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद जो हम अभी कर रहे हैं उसके बाद आप वो प्रोजेक्ट करें, और वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं और केतन सोच रहे थे कि इनका जो एक इतिहास रहा है, भव्य इतिहास, सफलताओं का और असफलताओं का भी, ये इतिहास अगर हम फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने रखें तो एक बहुत बड़ी एक हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य भी है, हम ये काम करना चाहते हैं। लिटिल बैले ट्रूप का जो रिदम इनकारनेट बुक है, उन्होंने वो किताब हमें दी और उन्होंने कहा कि सौरभ, ये आप समय लेके पढ़िए, ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, हम ये प्रोजेक्ट आपके साथ करना चाहते हैं। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन भी थे उस समय, और जब हम लोग उस किताब को ऐसे ही, जैसे एक नॉर्मल अप्रोच होता है कि किताब मिलता है तो हम ऐसे ही पन्ने पलट के देखते हैं, तो हम जब उसके पन्ने पलट के देख रहे थे तो हमें बहुत ही कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ दिखाई दिए, विच वॉज़ वेरी आई कैचिंग, विच वॉज़ वेरी कलरफुल, विच वॉज़ लाइक डांस के मूवमेंट्स, जिस पे बहुत ही अच्छे कॉस्ट्यूम थे, बहुत ही अच्छे कलर्स थे, और स्पेशली कुछ ऐसे फ़ोटोज़ थे जिस पे आर्टिस्ट मास्क पहन के कुछ तो कर रहे थे। एनीवेज, तो मैं वो किताब लेके घर वापस पहुंचा और एक आध दिन में मैंने वो किताब पढ़ना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि ये एक ऐसी कहानी है जो शांतिवर्धन नाम के एक कोरियोग्राफर की कहानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो जाता है बहुत जल्द। और उसके बाद उनकी वाइफ गुलवर्धन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों लिया, और कैसे एक इतने बड़े ग्रुप को इतने अच्छे से आगे लेके गए। और जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शांतिवर्धन का कनेक्शन बंगाल से है, बांग्लादेश से है, क्योंकि उनका जन्म कुमिल्ला में हुआ था। मैं भी बंगाल से हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मुझे लगा कि अगर मुझे नहीं पता तो बाकी दूसरों को भी खास कुछ इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट पे इसके बारे में खास इन्फॉर्मेशन मुझे मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं से मैंने ये ठान लिया था कि ये इस सब्जेक्ट में एक यूनिकनेस है जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में होना चाहिए। और नूतन जी के साथ, उनके पापा के साथ ये कहानी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि लेट्स डू द प्रोजेक्ट। फिर सौरभ से बात की तो मीटिंग में यही तय हुआ क्या क्या हमें चाहिए,
और जिस तरह से काम किया सौरभ और उसकी टीम ने, मतलब शेड्यूल बनाने से लेके जो एक इंटरव्यू लेते समय इंटरव्यू देने वाले को जो एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है, वो पूरा डेडिकेशन टीम का। और खास करके जो मुझे बात ज़्यादा अच्छी लगी सौरभ दत्ता के क्या कहते हैं पर्सनालिटी में, कि फिल्म मेकर के अंदर जो एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखी। सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं, वो तो मैं ज़्यादा समझती नहीं हूँ, पर जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए ऐसी फिल्म बनाने के लिए जिस तरह की हम फिल्में बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक सामाजिक पहलू भी होता है हर एक फिल्म के पीछे। तो वो मुझे लगा कि ये सौरभ दत्ता जो है वो इस तरह की फिल्में बना सकते हैं। तो उसके बाद हमने अपना सेकेंडरी रिसर्च शुरू किया ये पता करने के लिए कि हमें किन किन को अप्रोच करना है। सबसे पहले तो हमने लिटिल बैले ट्रूप में अभी जो लोग काम कर रहे हैं या जो वो संस्था चला रहे हैं, जो अभी गार्डियन है, उनके साथ हम लोगों ने बात किया और उन्होंने तुरंत हमें एक लंबा चौड़ा सा लिस्ट भेजा लगभग 20 लोगों के। उनके मुताबिक ये 20 लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जबकि हम ये कहानी उस जनरेशन में कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में है आफ्टर शांतिवर्धन्स डेथ। सो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमें उन सारे लोगों से कनेक्ट करना चाहिए जो जितने पुराने से पुराने हो, सो दैट हमें एक डायरेक्ट कहानी का सोर्स मिले, क्योंकि बाकी तो सब इससे उससे सुना हुआ कहानी है। सो लगभग लगभग 1 महीने हम लोगों ने रिसर्च और जिसे हम कहते हैं रीच आउट, ये दोनों काम किया और उसके बाद हमारे पास एक इनिशियल तौर पे एक कहानी निकल के आई जो बहुत डिटेल में तो नहीं था, लेकिन हमें आइडिया मिल रहा था कि कौन से लोग किस प्रकार से लिटिल बैले ट्रूप के साथ जुड़े हुए हैं, कौन से साल में वो जुड़े, उनके पास क्या कहानी है, वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ लिटिल बैले ट्रूप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया एक प्राइमरी रिसर्च, जहाँ पे मैं अपने प्रोड्यूसर के साथ सबसे पहले तो भोपाल आया, जहाँ पे लिटिल बैले ट्रूप अभी प्रेजेंट में है। भोपाल में लास्ट 20-30 साल से 84 ऑनवर्ड्स वो लोग भोपाल में हैं। और इधर पे आने के बाद हम लोगों ने जो करंट इधर पे आर्टिस्ट हैं जो प्रेजेंट हैं इधर पे, उन सभी लोगों से बात किया। हम लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ब्रीफ में हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किया। और उसके बाद हमने जो इनके पास आर्काइव है वो कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन सी कहानी उसके पीछे है, वो सारा सब कुछ जानने के बाद मैं एक बार फिर से वापस गया, एक बार फाइनल एक प्री स्क्रिप्ट जिसे हम बोलते हैं कि कहानी में जाने से पहले एक स्टोरी बनाने का। तो फिर बारी आती है टीम फॉर्मेशन और प्लानिंग की। जनरली डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बहुत बड़े रिसोर्स, बहुत ज़्यादा यूनिट साइज़ नहीं होता है, तो लगभग 3 या 4 लोगों का टीम हमने बनाया। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ऐसा होता है कि क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं होता है, लोगों के पास ये आइडिया नहीं होता कि हम कौन से विषय में काम कर रहे हैं, कहानी का फ्लो क्या है। तो एक डीप डाइव एज ए टीम हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे याद है हम लोग रेगुलरली रात को वीडियो कॉल के थ्रू हम लोग मीट करते थे और एक जनरल डिस्कशन होता था कि मुझे क्या पता चला, आप लोग अपना रिसर्च कीजिए। हमने वो किताब एक और ले ली, जो किताब मुझे नूतन जी ने दिया था, उसको पढ़ना। मैंने अपना किताब पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने अपने कैमरा पर्सन को वो किताब दे दिया कि तुम भी पढ़ो, सो दैट एवरीवन जो भी इस प्रोजेक्ट में है वो लगभग सेम पेज पे हो, सो दैट मैं अगर कोई इवेंट को कनेक्ट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सो दैट वो भी उस चीज़ को इक्वली समझ पाए। जब प्री प्रोडक्शन की बात आती है तो माइंड में ये आता है कि एज अ कैमरा पर्सन अगर मैं सोच रहा हूँ तो उसको विजुअली किस तरीके से दिखा सकता हूँ, क्या रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के पीछे क्या रिसर्च हुई है, वो बहुत मैटर करता है। तो सौरभ ने मेरे को रिदम इनकार्नेट नाम की बुक दी और बोला कि विजुअली तुम कैसे उस चीज़ को उतार सकते हो, वो चीज़ उसको अच्छे से पढ़ो। और फिर उन्होंने अपना रिसर्च प्रोसेस मेरे को शेयर किया, जिसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स थे, बहुत सारे ऐसे लिंक्स थे, जिससे हमारे सब्जेक्ट को समझने में बहुत
आसानी होगी। हम तो जैसे आसमान से ज़मीन के ऊपर गिर पड़े कि इसकी उम्मीद ही नहीं थी हमको कोई एलबीटी के ऊपर फिल्म बनाएगा, क्योंकि एलबीटी ने तो संघर्ष भी देखा था और बहुत सारा विरोध भी देखा था, लेकिन कोई इतने बड़े स्तर पर हमें कोई सम्मान देगा इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन फिर उन्होंने योजना बनाई, योजना बनाने के लिए कहा कि आप हमसे सहयोग कीजिए। अब हम काला अक्षर भैंस बराबर फिल्म के बारे में कुछ जानते नहीं थे, हम क्या सहयोग करेंगे। तो ये समस्या पैदा हुई। फिर एक टीम आई, टीम आने के बाद इनको, अब हमारे पास ऐसे संसाधन भी नहीं थे कि हम उनको अच्छे होटलों में ठहरा सकें, जो कि हम किससे सुना करते थे, अखबारों में पढ़ा करते थे फिल्मों के बारे में। तो हमने अपने यहाँ किसी तरह से अपने पुराने जो तखत वक़्त थे उनके ऊपर जमा करके उनको रहने की व्यवस्था की। आश्चर्य हुआ कि वो टीम भी इतनी सहज थी कि उन्होंने इसको बहुत ही आसानी से लिया। उन्होंने कहा हमको दिन भर काम करना, रात को सोना ही तो है, बाकी क्या करना है। हम लोगों ने स्केड्यूल में सबसे पहले बॉम्बे डाला था, क्योंकि बॉम्बे में कुछ लोग अभी भी हैं जो कि लिटिल बैले ट्रूप के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि उनसे अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं बन पाया। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में उन्होंने जो एलबीटी से जुड़े हुए लोग थे, चाहे अशोक वाजपेयी हों, चाहे सत्यानंद मिश्रा हों, चाहे संगीत नाटक अकेडमी के सुमन कुमार जी हों, आदि आदि बहुत सारे लोग, सबके नाम लेना संभव नहीं है। उन सब से भी उन्होंने किया। ग्वालियर गए। ग्वालियर में पुराने कलाकार जो अब कला समूह के हिस्से हैं, उन कलाकारों को ढूंढ करके, उनका पता लगा करके और उनको कला समूह में बुला करके, क्योंकि इतिहास तो इतिहास है, इतिहास के साथ कोई बेईमानी नहीं की जा सकती, तो कला समूह के सारे लोगों को बुला करके उनके भी दृश्यों को उन्होंने शूट किया। और इस तरह से मुंबई से लेकर के भोपाल होते हुए ग्वालियर, दिल्ली, पूरे इस तरह हिंदुस्तान में जितना संभव था और जितनी जानकारियों में उनको आ सका कि इनका इतिहास ऐसे है, उस सब को बनाने की कोशिश की। सो बेसिकली पूरे फिल्म में हम लोगों ने 4 शहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, बॉम्बे, भोपाल, ग्वालियर और दिल्ली। तो हमारा पहला स्केड्यूल लगा था दिल्ली का, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ऐसे लोगों से कनेक्ट किए जो लिटिल बैले ट्रूप में ट्रस्टी रह चुके हैं, लिटिल बैले ट्रूप के साथ पहले काम कर चुके हैं, या उनके पिताजी ने लिटिल बैले ट्रूप के साथ काम किया है, या कोई ऐसे इंसान जिन्होंने लिटिल बैले ट्रूप पे इससे पहले कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कोई किताब, ऐसा कोई कुछ लिखा है। उस स्केड्यूल के बाद हम लोगों ने शुरू किया बॉम्बे का स्केड्यूल, जहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट किया शांतिवर्धन के जो सिस्टर हैं शर्मिष्ठा जी, उनसे, उनके बेटे के साथ। और बॉम्बे का शेड्यूल ख़त्म करके हम लोग आए भोपाल। भोपाल का शेड्यूल हमें पता था कि हमें बहुत कुछ शूट करना है, बहुत कुछ जानना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में शूट के साथ साथ एक प्राइमरी रिसर्च भी होता है। इसलिए हम लोगों ने एक 15 दिन का स्केड्यूल बनाया, और इस 15 दिन के दौरान हम लोगों ने इसमें ग्वालियर का भी ट्रिप टेंटेटिवली ऐड किया, क्योंकि लिटिल बैले ट्रूप शुरुआत के समय में बॉम्बे में था, उसके बाद वो ग्वालियर आए और उसके बाद फाइनली वो भोपाल में आए। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर के कुछ पार्ट ऑफ द स्टोरी मिसिंग था। उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हमने टेंटेटिवली एक ग्वालियर का स्केड्यूल भी हमारे भोपाल के स्केड्यूल के बीच में डाला था, जो कि बहुत ही यूज़फुल रहा। हमने अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल हम 2 दिन के लिए ग्वालियर का ट्रिप भी किए, और ग्वालियर में ये कहाँ रहते थे, वो जगह किस प्रकार का था, वो क्या करते थे, कैसे उनका डेली एक्टिविटी होता था, ये सब कुछ रिकॉर्ड करके हम ग्वालियर से लाए। ऊपर का हॉल खोलने के लिए बोला उजाई को। ठीक है, हाँ, यही यहाँ से बात किए तो वो लेना होगा, सेम चीज लीजिए। तो वही कीजिएगा। वहाँ से जो किया हाँ, ऊपर से कि हम लोग ऊपर 10 बजे तक रिहर्सल किए। चलिए, रोलिंग रोलिंग एंड एक्शन। उसके बाद उन्होंने फिर चीज़ों को देखना शुरू किया। उन्होंने केवल ये नहीं देखा कि हम कैसे काम करते हैं और कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स ले लिए, कुछ गुड़ी गुड़ी काम कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने ये देखा कि किस तरह चीज़ें होती हैं, किस तरह चीज़ें सहेज करके रखी जाती हैं। 50 साल पुराने मास्क या 70 साल पुराने मास्क और उनके सेट
किस तरह संभाल के रखे, उनके रख रखाव कैसा होता है, इसको उन्होंने शूट किया। पुरानी तस्वीरों को उन्होंने शूट किया। उन्होंने ये शूट किया कि पीछे कैसे काम होता है, यानी मंच के पीछे कैसे काम होता है, किस तरह से सामान ले जाया जाता है, किस मुश्किल से कैसे ट्रक में रखा जाता है, कैसे उसके बाद जाते हैं, कैसे कैसे अनलोड होता है, किस तरह से खोला जाता है, किस तरह कैसा काम होता है, किस तरह स्टेज के पीछे कैसा काम होता है, क्या बातें होती हैं, और उस समय कैसा खाना पीना होता है, भगते दौड़ते जो कुछ भी होता है, उन तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने शूट किया। जब ये डॉक्यूमेंट्री शूट का शेड्यूल फिक्स हुआ उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सौरभ ने डिज़ाइन की थी वो ये थी कि हम सब लोग एक ही जगह पे ठहरे थे, एक ही रूम में थे। ये इंटेंशनली किया गया था। ये इससे एक एडवांटेज क्या मिला कि एग्जीक्यूशन में जो टाइम का इम्पोर्टेंस होता है ना, वो हम लोग उस चीज़ को अहमियत दे सके, क्योंकि बार बार हर एक के कमरे के सामने जाके नॉक करना है, टाइम पे उठाना है, लेके आना है, सबको एक साथ लाना है, तो इसमें जो टाइम जाता है वो टाइम नहीं गया और टाइम का जो इम्पोर्टेंस था हम सही टाइम पे हर एक जगह पे जा पाए। जो परफॉर्मेंस वो देते हैं उस चीज़ को कितना अच्छा विजुअली मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरे थॉट्स बनने लगे थे। और वो परफॉर्मेंस को जब ऑडियंस देखती है तो मैं अपने आप को एज अ कैमरा पर्सन ऑडियंस पर्सपेक्टिव रख के मैं ये सोचने लगा था कि अगर मैं दर्शकों को उस जर्नी में अगर घुसा के और वो सारे एक्सपीरियंसेस दे सकूं तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने पूरी कोशिश की एज अ एक्सप्लोरर बन के कितना अच्छा विजुअली क्रिएट कर सकता हूं वो मैंने ट्राई किया। আমি লিটল ভ্যালি টু ডকুমেন্টারি ফিচার প্রজেক্টে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করেছি। তো মেইনলি টোটাল প্রজেক্টটাতে ম্যাক্সিমাম দুটো ক্যামেরায় শ্যুট হয়েছে। তো সেকেন্ড ক্যামেরাম্যানে হিসেবে আমি সেখানে কাজ করেছি এবং সেক্ষেত্রে কিছু মানে বিরোলগুলো এবং ইন্টারভিউজ এবং কিছু কিছু শট, সেই শটগুলো সেকেন্ড ক্যামেরা ফার্স্ট ক্যামেরা দুটোতেই নিজেদের মতো করে নেওয়া হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আমার কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট শট আছে আমার এবং শটটা তোলার সময় আমি মানে ভাবিনি যে শটটা আমি এইভাবে তুলবো, মানে কোনো প্রি প্ল্যান করে যাইনি। হঠাৎ করে দেখলাম যে একটা জিনিস ভালো লাগছে, সেই জিনিসটা এরকমভাবে নিই। তো ওটা তোলার পর মানে শটটা তোলার পর মানে নিজে দেখে ভাবছি এটা এরকমভাবে কী করে হয়ে গেল। খুব ইন্টারেস্টিং ওয়েতে টেকিং হয়েছে এবং খুব সুন্দরভাবে নতুন অ্যাঙ্গেলে এবং ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স জাস্ট মানে যেটা ভেবেছিলাম সেটাতে আরও অনেক সময় বেটার হয়ে গেছে শটটা। একটা জিনিস মেনলি আমি সবসময় নিজের শট বা নিজের যখন ভিডিও দেখি তখন একটা সবসময় ভাবি যে এটা যদি এরকমভাবে নিচে ঠিক আছে, এটা তো ভালো লাগছে, বাট আরও একটা জিনিসটা মানে আমার মানে ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড আমার মাথায় ঘোরে, সেটা হচ্ছে এর থেকে আরেকটু বেটার আমি কীভাবে করতে পারবো, বা এটা এরকমভাবে এটা যদি আচ্ছা এটা যদি আমি অন্য অ্যাঙ্গেলে নিতাম বা অন্য সেটিংসে নিতাম বা অন্য মোশনে নিতাম তাহলে শটটা কেমনভাবে দেখতো। তো সেই জিনিসগুলো আমার প্রত্যেক কটা শটের পেছনে, প্রত্যেক কটা সিনের পেছনে আমার ভাবায় সেটা একটা ইন্টারভিউ হোক বা একটা বিরল হোক, দুটোর ক্ষেত্রেই আমার কাছে সমান প্রায়োরিটি থাকে। फिक्शन में अगर आप देखें तो आपके पास रीशूट रीशेड्यूल करने का टाइम होता है, करने का आपको एक मौका मिलेगा। डॉक्यूमेंट्री में वो मौका नहीं मिलता है, तो इस वजह से एग्जीक्यूशन में बहुत अलर्ट अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। और ये एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। अगर बात करें शूटिंग एक्सपीरियंस का तो मैं बताऊंगा कि हर डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन इटसेल्फ एक लर्निंग जर्नी होती है, क्योंकि हमें पहले से बहुत कुछ पता नहीं होता है। प्राइमरी रिसर्च और शूट एक साथ चलता है, तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करते हैं एक बहुत ही लाजवाब
लर्निंग एक्सपीरियंस होता है नए नए चीज़ों के बारे में, नए लोगों को जानने के ऊपर, उनकी कहानियों के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं क्योंकि लिटिल बैले ट्रूप डॉक्यूमेंट्री इन इटसेल्फ इज़ बेस्ड ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, कोरियोग्राफी, बैले, कॉस्ट्यूम, ऐसे बहुत सारे चीज़ जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं था। तो हम कर रहे थे और सीख रहे थे। डॉक्यूमेंट्री का शूट जब हम करते हैं तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे एक्टर्स नहीं हैं जो जिनके पास स्क्रिप्ट है और वो एक्टिंग करने वाले। यहाँ पे जो लोग हैं जो रोज़ वो चीज़ें करते हैं, उस चीज़ों को हमें शूट करना है। तो जब ये चीज़ें हमें शूट करनी है तो हम उन्हें प्लान्ड चीज़ें नहीं बता सकते कि आप यहाँ पे खड़े रहो, आप यही चीज़ें बोलो। जब ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो डायरेक्टर और टीम उनका जो एक इन्वॉल्वमेंट है, उस इन्वॉल्वमेंट को कैप्चर करना मुझे लगता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक एस्पेक्ट मेरा ये है कि जब हम बिहाइंड द सीन्स ले रहे हैं फॉर अ डॉक्यूमेंट्री, उन्हीं सीन्स को हम एक मेमोरी के तौर पर रख सकते हैं और उन्हीं सारे सीन्स में से हमें हमारी गलतियां सुधारने का एक मौका मिल सकता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन्स करना बहुत ही ज़रूरी है। अरे वो मेरी कैरेक्टर है यार, तुम। लिटिल बैले ट्रूप और रामायण दोनों कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो एक तो कन्फ्यूजन था शुरुआत में कि हम रामायण को कितना दिखाएं, क्योंकि हम दूसरी तरफ लिटिल बैले ट्रूप की कहानी पूरा दिखा रहे थे। लेकिन हम जब भोपाल में अपना शूट कर रहे थे तो हमें पता चला, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेकिंग द स्केड्यूल, हमें ये पता चला कि एक दिन रामायण का बैले होने वाला है। और जब हम उसके पीछे की कहानी देखने लगे, जब हम उनके प्रिपरेशंस को रिकॉर्ड करने लगे और उनके ग्रीन रूम की कहानी हम देखने लगे, तो हमें पता चला कि ग्रीन रूम की कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी वक्त मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि चलो हम चंक्स में रामायण को शूट करते हैं। स्टेज के आगे का हिस्सा तो सारे लोग देखते ही हैं, लेकिन स्टेज के पीछे का प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे आर्टिस्ट एक दूसरे को मदद करते हैं, कैसे वो ऑन टाइम पे अपने क्यू पे खुद ब खुद रेडी होके स्टेज के साइड पे पहुंच जाते हैं, कैसे एक दूसरे को मदद करते हैं, कैसे डबल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, कैसे मास्क पहनते हैं, और ये सारा चीज़ एक समय के अंदर ही करना है। तो ये एक पीछे का जो चैलेंज था, मुझे लगा ये अगर हम लोगों तक पहुंचाए तो रामायण के पीछे जो एफर्ट्स हैं, जो एफर्ट्स लगते हैं, वो बहुत अच्छे से दिख के आएगा। इसीलिए हमने ड्यूरिंग द शूट हमने ये डिसाइड किया कि हम पैरेलली एक तरफ लिटिल बैले ट्रूप की कहानी तो बता ही रहे हैं, दूसरी तरफ किस प्रकार से रामायण को ये ऑन स्टेज परफॉर्म करते हैं और उसके पीछे का कैसे इनका प्रिपरेशन रहता है, वो भी हम एक साथ दिखाएं। हाँ, तो भोपाल में जब एलबीटी के कैंपस में रुके हम लोग शूटिंग के लिए, तो उन्हीं दिनों में अचानक से सौरभ को लगा कि गुलदी के कुछ जो घटनाएं हैं, प्रसंग है, वो हम रिक्रिएट कर सकते हैं। और सभी लोग मुझे वहाँ से आर्टिस्ट से लेके निरूपा जी और राम प्रकाश जी और इवन सौरभ की टीम के सभी लोग गुल दीदी का फोटो देख के मुझे गुल दीदी सोचने लग गए कि आप बिल्कुल वैसी लगती है, तो क्यों नहीं आप ही बन जाती है, ताकि हम कोई एक प्रसंग वगैरह रिक्रिएट कर पाए। तो मैंने तो कभी जिंदगी में एक्टिंग नहीं की। मैंने इप्टा में बहुत सारा काम किया, अवामी रंगमंच भी किया, लेकिन एक्टिंग को छोड़ के, मतलब किसी तरह से मेरा एक्टिंग से कोई संबंध नहीं था। टिकटें बेचने से लेकर सामान जो है, प्रॉपर्टी इधर से उधर करना, यही सब मैं करती थी। लेकिन पहली बार ये मौका मिला, और वो भी ऐसे मैंने हाथों हाथ ले लिया, सच बताऊं तो। रोलिंग।
और वहाँ के आर्टिस्ट लोगों ने भी काफ़ी मेरी मदद की इस मामले में कि कैसे गुल दीदी बिहेव करती थी, कैसे बातचीत करती थी। तो सारे उनके जो कपड़े वपड़े हैं जिस तरह के वो पहनती थी वो ही निकाले उन्होंने, धोए, इस्त्री किया, फिर मुझे पहनने दिया। उनकी चोटी जिस तरह की होती है वो बनाई। तो जैसे कहते हैं ना कि एक किसी व्यक्ति का जैसे हम चोला पहन लेते हैं तो फिर वो सारी बातें जो है उनके अंदर वो हमारे अंदर आ जाती है, वैसा ही कुछ हुआ। सिगरेट मैं कभी पीती नहीं, ना मुझे पसंद है। शायद आज तो मैं कोई मेरे सामने पिए तो मैं मतलब पोलाइटली उन्हें मना कर दूं। लेकिन उस वक्त जब पता लगा कि गुल दीदी भी बहुत सिगरेट पीती थी तो मैंने बहुत सहजता से सिगरेट हाथ में पकड़ी। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी प्रोफेशनल टाइप लग रहा होगा। लिटिल बैले ट्रूप का जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसके दौरान, इसके शूट के दौरान हमने लगभग 20 से 25 लोगों का इंटरव्यू लिए अक्रॉस 4 डिफरेंट सिटीज़। इंटरव्यू के टाइम पे तो नेचुरली हमारे अंदर बहुत सारे सवाल थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से बोला, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था एडिट के टाइम पे, पोस्ट के टाइम पे, कि हम कितना पोर्शन किसके इंटरव्यू का फाइनल फिल्म में रखें। बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म में शुरुआत में स्क्रिप्ट नहीं होता है और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब हम फिल्म को शूट करते हैं उस समय धीरे धीरे मेरे दिमाग में पिक्चर का क्लैरिटी बनता है कि हमें क्या रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए। तो उस हिसाब से जब एडिटिंग चालू हुआ तो मेरे दिमाग में ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द आइडिया वॉज वेरी क्लियर कि कहाँ से मुझे जर्नी चालू करनी है और किसका कितना पोर्शन का इंटरव्यू रखना है। उसके बाद एक जो पोस्ट प्ले बोलते हैं हम, ड्यूरिंग द एडिटिंग टाइम हम काफ़ी सारी चीज़ को प्ले करके देखते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखते हैं कि ये ऐसा बैठ रहा है, इसके डायलॉग इसके बाद आ रहा है कि नहीं। क्योंकि हमारा, आप अगर फिल्म को देखेंगे तो उस पर आपको पता चलेगा कि थ्रू इंटरव्यू ही हम पूरे एलबीटी की कहानी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहे कहानी में, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से पूरे कहानी को ऑनेस्टली आप आगे लेके जाते हैं, तो ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता है टू फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कि कभी फिल्म तो बनाई नहीं आपने, हालांकि कनेक्शन तो रहा है फिल्म मेकिंग से, बिकॉज माई ब्रदर वाज वेरी मच इन्वॉल्व फिल्म सोसाइटी मूवमेंट में, थिएटर में हम लोग थे, और पिताजी का तो आप जानते ही हैं। तो एक तरह से कनेक्ट था, लेकिन कभी फिल्म खुद नहीं बनवाई या प्रोड्यूस की। तो और अभी सिचुएशन चेंज इस तरह से हो रही है कि लोग किताबें पढ़ते नहीं हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं या तो यूट्यूब देखते हैं। तो अगर आपने कोई मैसेज देना है किसी को तो इट हैज़ टू बी विजुअल मीडियम। तो मेरा ये मानना है, एंड स्पेशली आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, कि अगर आपका कोई कॉज है जिससे बहुत ज़्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं, आप जब बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको उसके ऊपर एक फिल्म या तो डॉक्यूमेंट्री हो, फिक्शनलाइज्ड हो, जो भी हो, एक बनवानी चाहिए। खुद बनाओ, किसी से बनवाओ, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन इट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और आजकल प्लेटफॉर्म्स इतने हो गए हैं कि लोग देखते रहते हैं और वो हमेशा रहेंगे। सो इट्स अ लेसन फॉर अस, एंड आई थिंक दैट्स अ मैसेज वी लाइक टू गिव आउट टू पीपल कि जो भी कॉज आपको अपने दिल के करीब लगता हो उस पर आप फिल्म बनवाइए और इन्वॉल्व होइए और उसको दुनिया को देखने के लिए छोड़ दीजिए। मैं हमारे प्रोड्यूसर्स नूतन जी और केतन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में आने का मौका दिया। उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस तरह के सब्जेक्ट को ऑडियंस के सामने लाने का उन्होंने जो एक कदम लिया है, ये बहुत ही ब्रेव कदम है। वैसे तो हर प्रोजेक्ट से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जो मेरी लर्निंग है उसका लेवल कुछ अलग ही था। कुछ डिफरेंट आर्टिस्ट से मिलके उनके अनुभव को मैंने अपने अनुभव के साथ साझा किया। वो
मैं आपको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, शुरुआत से ही हमारे प्रोड्यूसर ने ये हमसे क्लियरली कह दिया था कि सौरभ, आप बिल्कुल ही निरपेक्ष होके, आप बिल्कुल ही न्यूट्रल होके इस कहानी को देखिए। इस कहानी के हर जटिलता जो है, हर मोड़ जो है, उस चीज़ को आप बिल्कुल ही ओपन होके फिल्माइए। कोई भी डर नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। और प्रोड्यूसर ने ख़ास तौर पे मुझसे फ़ोन करके मुझसे पूछा है कि सौरभ, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, किसी तरीके से कोई प्रेशर तो नहीं है, चाहे वो स्टोरी को कहीं और दिशा में ले जाने की प्रेशर, कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई पर्सनल प्रेशर। तो मुझे ये कहना मेरा ये कहना बनता है कि ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही ऑनेस्टी के साथ हम सब लोगों ने किया है, चाहे वो अपना प्रोड्यूसर्स हो, केतन जी, उनकी फैमिली, नूतन जी, उनकी फैमिली, या हमारी टीम हो। सब लोगों ने मिलके इस प्रोजेक्ट को बहुत ही लगाव से, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और बहुत ही मेहनत से हमने ये प्रोजेक्ट को बनाया है। एंड आई होप कि आप सब लोगों को ये प्रोजेक्ट एक नई दिशा देगी टुवर्ड्स इंडियन डांस हिस्ट्री, जिसमें कि बैले एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमको तो केवल फिल्म देखते थे, हमको नहीं मालूम था कि जिस तरह से हमारे सामने संकट आता है स्टेज के पीछे, उस तरह से फिल्म बनाने वालों के सामने संकट आता है। लेकिन अच्छा था कि ये टीम बहुत खुश मिजाज थी, इन्होंने हमारा भी दिल खुश किया और हमने भी कोशिश की कि हम उनको भी खुश रख सकें। अब ये वो बता सकते हैं कि खुश रहे कि न रहे, ये अलग बात। तारारा, इसको लेंगे एक और बार है।